हम भारतीयों में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे कोहिनूर हीरे के बारे में नहीं मालूम। कोहिनूर हीरा अक्सर सुर्खियों में रहता है और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि कोहिनूर हीरे को वापस लाया जाए। लेकिन 2018 में एक RTI के जवाब में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने बताया है कि यह बेशकीमती रत्न लाहौर के महाराजा दिलीप सिंह ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को गिफ्ट किया था। उसके मुताबिक 1849 में लॉर्ड डलहौजी और लाहौर के महाराजा दिलीप सिंह के बीच एक संधि हुई थी। इसे लाहौर संधि कहा जाता है। इसी संधि के तहत लाहौर के महाराजा ने महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा समर्पित किया था। इससे पहले केंद्र सरकार ने ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के वंशजों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोहिनूर उपहार में दिया था। सरकार के मुताबिक उसे न तो जबरन छीना गया था और न ही चुराया गया था। इस बेशकीमती हीरे को भारत लाने की चर्चा और उसे लेकर कवायदें समय समय पर चलती ही रहती है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि कोहिनूर भारत की विरासत है और ब्रिटेन को इसे वापस करना चाहिए। लेकिन कोहिनूर कर्ज के उस विशाल आंकड़े के आगे कुछ नहीं है जो ब्रिटेन ने भारत को कभी वापस ही नहीं किया। कुछ समय पहले की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मित्र राष्ट्रों की विजय की 17वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। अमेरिका जैसे कई देशों के बहिष्कार के बीच मॉस्को में हुए इस आयोजन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी मौजूद थे। रूस पर इस युद्ध की मार सबसे ज्यादा पड़ी थी। दुनिया भर में चली इस लड़ाई में कुल मिलाकर जो 6 करोड़ लोग मरे थे, उनमें से 2 करोड़ तत्कालीन सोवियत संघ के सैनिक व निवासी थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की मार भारत पर भी कम नहीं पड़ी थी। आंकड़े बताते हैं कि करीब 25 लाख भारतीय सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया था। लड़ाई के दौरान इनमें 24,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। घायल या लापता होने वाले लोगों की संख्या इससे करीब 3 गुना थी। लड़ाई का खर्च गुलाम भारत के करदाताओं ने ही उठाया था। आज के हिसाब से देखा जाए तो भारत ने ब्रिटेन की हुकूमत को जो रकम लड़ाई के लिए दी थी वह आज करीब 150 अरब डॉलर, करीब 9,75,000 करोड़ रुपए से कम नहीं होती। लेकिन न तो भारत ने कभी यह उधार वापस मांगा, ना ही ब्रिटेन ने कभी इसकी चर्चा की। जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर ने सितंबर 1939 की सुबह 4:45 बजे पोलैंड पर अकारण हमला कर दिया और दूसरा विश्व युद्ध छेड़ दिया था। तब भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत का इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, तब भी उसे बहुत कुछ देना पड़ गया। 2 ही दिन बाद 3 सितंबर को दिन में 11 बजे ब्रिटेन ने और 5 बजे फ्रांस ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। दोनों देश पोलैंड की स्वाधीनता के संरक्षक थे। इसी दिन भारत की ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार की ओर से वाइसरॉय लॉर्ड लिंथिएगो ने कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और देश की जनता को बताया कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की स्थिति में है, उसे ब्रिटेन के हाथ मजबूत करने होंगे। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने भारत पर थोपी गई इस एक तरफा युद्ध घोषणा का जोरदार विरोध किया। उनका कहना था कि ब्रिटेन यदि भारतीय जनता का समर्थन चाहता है तो उसे पहले बताना होगा कि युद्ध खत्म होने के बाद भारत के प्रति उसके लक्ष्य और आदर्श क्या होंगे। दरअसल ब्रिटिश सरकार प्रथम विश्व युद्ध के समय भी स्वतंत्रता का प्रलोभन देकर भारत को युद्ध में घसीट चुकी थी। कांग्रेस के नेता फिर इस जायसे में नहीं आना चाहते थे। ब्रिटेन का साथ नहीं देने की नेहरू और गांधी की नीति और 1942 में महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के बावजूद भारत के 25 लाख से अधिक लोग ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एशियाई, यूरोपीय और अफ्रीकी मोर्चों पर लड़े। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर द्वारा बर्लिन के एक अपने बंकर में आत्महत्या कर लेने के एक ही सप्ताह बाद 8 मई को जर्मन सेना वेयरमाख्त के 3 उच्च कमांडरों ने बिना शर्त आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके साथ ही यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। लेकिन एशिया में लड़ाई तब तक चलती रही जब तक 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरे अमेरिकी परमाणु बमों ने जापान को 3 सितंबर 1945 के दिन विधिवत आत्मसमर्पण करने पर विवश नहीं कर दिया। यह युद्ध तब तक 24,348 भारतीय सैनिकों के प्राणों की बलि ले चुका था। 64,354 घायल हुए थे और 11,754 का कोई पता नहीं चला।
जापान में रास बिहारी बोस, जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मलाया सिंगापुर में कैप्टन मोहन सिंह ने ब्रिटिश सेना से पलायन करने वालों या फिर जापानियों और जर्मनियों द्वारा युद्धबंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को मिलाकर लगभग 40,000 सैनिकों की एक आज़ाद हिंद फौज बनाई थी। यह फौज ही नेताजी बोस के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए भारत की पूरी सीमा तक पहुंच गई थी। ये फौजी तब तक लड़ते रहे जब तक जापान ने अमेरिकी परमाणु बमों की मार से हार कर घुटने नहीं टेक दिए। 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध की तरह दूसरे विश्व युद्ध के समय भी भारतीय सैनिकों की संख्या सभी मित्र राष्ट्रों के सैनिकों के बीच सबसे अधिक थी। इस बार भी इन सैनिकों के खाने पीने, अस्त्र शस्त्र और लड़ने का सारा खर्च गुलाम भारत के टैक्स पेयर्स को उठाना पड़ा। उस समय ब्रिटिश मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग के कुल भंडार का 1/3 भारत के पास हुआ करता था। ब्रिटेन की सरकार ने उसमें जो धन निकाला या उधार लिया उसे कभी नहीं लौटाया। स्वतंत्र भारत की सरकारें इतनी दानवीर निकली कि उन्होंने 1 पैसा का भी कभी हिसाब किताब नहीं मांगा, न ही कभी उसे लौटाने की बात की। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि युद्ध का अंत होते होते ब्रिटेन पर कुल 3 अरब पाउंड स्टर्लिंग का जो कर्ज चढ़ गया था उसमें 1.24 अरब भारत से आया था। आज के हिसाब से देखे जाए तो यह आंकड़ा 150 अरब डॉलर से कम नहीं होगा। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, ब्रिटेन जैसे भिखारी देश से भारत को अपना कर्ज वापस मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें आपके व्यूज़ कमेंट करके बताइए दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।